हेलो बच्चों, कोवेलेंट रेडियस और वांडर वाल रेडियस के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। किसकी बड़ी होती है, किसकी छोटी होती है, ये सारी बातें अपन ने देख ली थी। नाउ वी स्टार्ट मेटेलिक रेडियस। ठीक है भाई। मेटेलिक रेडियस मीन्स सारे जो एटम या एलिमेंट्स होंगे वो किसके होंगे, मेटल्स के होंगे। और मेटल्स के एलिमेंट कैसे बाइंड होते हैं, तो एक वो क्रिस्टल की फॉर्म पे होते हैं, है ना। एक फॉर्म होती है एमॉर्फस, एक होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म। एमॉर्फस क्रिस्टलाइन फॉर्म्स वगैरह क्या है ये अपने को सब 12th में पढ़ना है। अगर मैंने जैसे कोई आयरन की रोड ली तो वो 3 डायमेंशनल अरेंज होगी, यानी कि ये 1 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल और एक ऊपर की तरफ बढ़ती है उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल। तो इसी तरीके से अरेंज होगा। लेकिन मेटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो मेटल्स के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसके अंदर। ये मेटल्स के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं। ठीक है भाई। ये न्यूक्लियस है, ये उसके इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री रहते हैं। ये जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वहाँ पर आकर ये और घूमते रहते हैं। अब ये जब बाहर की तरफ घूमेंगे तो पास वाला जो एटम होगा उसके न्यूक्लियस से क्या होंगे, थोड़े से अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, पास वाले इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे, थोड़े से न्यूक्लियस से क्या होंगे, थोड़े से अट्रैक्ट होंगे। जैसे अपन कहें कि इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस के अंदर इस मेटल के इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ रोटेट होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लेकिन अपने न्यूक्लियस को छोड़कर कभी नहीं जाते भाई, है ना। बहुत ज़्यादा कहीं दूर चले गए, आप मिल ही नहीं रहे, है ना। जैसे अपन बात करें कि कोई कॉलोनी है और उस कॉलोनी के सारे जो बच्चे हैं वो बाहर मैदान पर आकर खेलते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी बच्चा कोई अपना घर को भूल जाएगा, है ना। तो घर पे तो जाएगा ही जाएगा, है ना। और उस बच्चे से पास वाले पड़ोसी भी क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो बीच में क्या बन जाती है, इनके अट्रैक्शन फोर्स बन जाता है। ठीक है भाई। तो उस कंडीशन में अपन इसकी जो मेटेलिक रेडियस निकालते हैं, वो मेटेलिक रेडियस दो मेटल के बीच की जो डिस्टेंस है, दो मेटल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड कर दो तो आपकी क्या निकल जाएगी, रेडियस ऑफ मेटेलिक। ठीक है भाई। तो क्या कह दिया अपन ने, रेडियस, मेटेलिक रेडियस। ठीक है, सिंपल सा है, कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो अपने को क्वेश्चन बनेगा कि वांडर वाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस, इन तीनों में से सबसे बड़ी कौन है। तो सिंपल सी बात है, वांडर वाल रेडियस बड़ी होगी क्योंकि दोनों के बीच में अलग अलग मॉलिक्यूल हैं और उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। फिर बाद में बात करें अपन मेटेलिक रेडियस, क्योंकि इसके अंदर ओवरलैपिंग नहीं है लेकिन पास पास तो है। फिर अपन बात करेंगे सबसे छोटी रेडियस किसकी होती है, तो कोवेलेंट रेडियस की होती है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो रहती है, ओवरलैपिंग रहती है, तो इसकी साइज़ जो है वो छोटी रहेगी। ठीक है भाई। तो सबसे बड़ी रेडियस वांडर वाल रेडियस, उसके बाद में अपन सेकंड बात करते हैं तो मेटल की रेडियस, और उसके बाद में कोवेलेंट रेडियस। ये इस तीन तरह की और रेडियस के बारे में अपन और डिस्कस कर लिए। ठीक है भाई। अब इन एटॉमिक रेडियस में वेरिएशन कैसा है पीरियड के अंदर और एटॉमिक रेडियस के अंदर, वो डिस्कस कर लेते हैं। पढ़ लेते हैं अपन वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस कहाँ पर देखने हैं अपने को, एक तो देखने अपने को बात अलोंग ए पीरियड, और सेकंड बात करेंगे अपन अलोंग ए ग्रुप या डाउन द ग्रुप। ये दो जगह पर अपने को एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस करना है। अलोंग ए पीरियड की बात करेंगे तो अपन लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, और डाउन द ग्रुप की बात करेंगे तो अपन अप टू डाउन या टॉप टू बॉटम, ये अपने को डिस्कस करना है, टॉप टू बॉटम। क्लियर भाई। अब अपन जब लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे अपन वह फर्स्ट सीरीज़ की बात कर लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो इनकी बात करें तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और जैसे जैसे जेड की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ शेल तो वही सेम रहने वाले हैं। तो उस कंडीशन में अपन क्या कहते हैं, इनकी जो साइज़ है वो अलोंग ए पीरियड डिक्रीज़ होती है। ठीक है भाई। अब डाउन द ग्रुप की बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप भी एग्जाम्पल लें तो फर्स्ट ग्रुप की बात कर लेते हैं, तो अपन कहते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है भाई। डाउन द ग्रुप बात करेंगे तो क्या कहेंगे अपन, नंबर ऑफ
शेल इंक्रीज हो रहे हैं और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, बट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर सेम, सो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ये अपन 10th क्लास तक पढ़ लिए हैं, है ना, कि अलोंग ए पीरियड कैसे अपने को लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो सेम नंबर ऑफ शेल में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उस कंडीशन में और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे तो उनकी साइज़ जो है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, डिक्रीज़ होती जाएगी। और जब अपन डाउन द ग्रुप जाएंगे तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं, और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ हो रहे हैं तो इनकी साइज़ भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ये चीज़ें तो अपन ने पढ़ ली है, लेकिन ये पढ़ने के लिए तो अपन 11th में आए नहीं है। अब अपने को क्या पढ़ने की पड़ेंगे, इसके अंदर क्या एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ तक की चीज़ें सब अपन ने 9-10 तक में और पढ़ ली है। ठीक है, क्या एक्सेप्शंस रहते हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन पीरियड नंबर फर्स्ट से ही स्टार्ट हो जाता है। पीरियड फर्स्ट में जैसे अपन ने कहा कि हाइड्रोजन है और एक लास्ट में आया हीलियम। ठीक है, अब अपने को पूछ लेता है कि विच वन इज़ ग्रेटर रेडियस एंड विच वन इज़ लेसर रेडियस। तो उस कंडीशन में हमारे को पता है कि जब अपन लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो अपन जब 9th-10th में थे तो अपन एटॉमिक रेडियस हीलियम की छोटी बता देते और हाइड्रोजन की बड़ी बता देते तो चलता। लेकिन अब अपन क्या आ गए, 11th क्लास में आ गए और अभी अपन ने 3-3, 4-4 तरह की अपन ने रेडियस सीखी है। तो उस कंडीशन में एक्सेप्शन ध्यान रखना कि हीलियम की रेडियस हाइड्रोजन की रेडियस से बड़ी होती है। ठीक है ना भाई। अब बताओ लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं लेकिन वेरिएशन और चेंज हो रहा है। अब वेरिएशन चेंज क्यों हो रहा है, तो हीलियम जो है वो क्या है, रीज़न लिख देते हैं। हीलियम है वो नोबल गैस है ना, और नोबल गैस के अंदर कौन सा रेडियस बताइए अपन ने, वंडरवॉल रेडियस। और हाइड्रोजन के अंदर कौन सी रेडियस है, कोवेलेंट रेडियस। और अभी अपन ने थोड़ी देर पहले सीखा कि वंडरवॉल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवेलेंट रेडियस। तो याद रह जाएगी बात। ये हुई बात अपनी पीरियड नंबर फर्स्ट की। जब अपन पीरियड नंबर सेकंड की बात करें तो वहाँ पर भी सेम चल रहा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और सबसे लास्ट में कौन आ गया, नियोन। ठीक है, अब लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनकी जो एटॉमिक रेडियस है वो डाउन होनी चाहिए। लेकिन नियोन क्या हो गया वापस से, नोबल गैस, और नोबल गैस की रेडियस क्या होती है, वंडरवॉल रेडियस। अगर अपने को इसको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए कहे तो अपन क्या करेंगे, लिथियम की रेडियस फिर बड़ी है, फिर बेरिलियम आएगा, फिर बोरोन आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर फ्लोरीन आएगा। अब नियोन को लास्ट में मत लगाना, नियोन को सबसे फर्स्ट में लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फिर से कौन सा अपनी बात आ गई है, ये कौन सी रेडियस है इसकी, वंडरवॉल रेडियस है। तो फर्स्ट एक्सेप्शन याद रखेंगे। ऐसा का ऐसा सेम एक्सेप्शन अपने पीरियड नंबर 3 में चलेगा। पीरियड नंबर 3 के लिए क्या कहेंगे अपन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और क्लोरीन और फिर आर्गन। ठीक है भाई, अब ये बात आ गई। अब पीरियड नंबर 3 के बाद में अब इसकी रेडियस अगर अपन अरेंज करने के लिए कहें तो अपन सबसे कहेंगे सोडियम सबसे बड़ी है, फिर मैग्नीशियम है, फिर एल्यूमिनियम है, फिर सिलिकॉन है, फिर फास्फोरस है ना, फिर क्लोरीन है, फिर आर्गन है। तो आर्गन लास्ट में नहीं आएगा, आर्गन कहाँ आएगा, सबसे फर्स्ट में आने वाला है। तो आर्गन को सबसे फर्स्ट में लिखना। रीज़न अभी अपन ने एक्सप्लेन किया, वंडरवॉल रेडियस है, बाकी सबकी क्या है, कोवेलेंट रेडियस है। ठीक है भैया, मेटेलिक रेडियस है तो मेटेलिक रेडियस को हो चाहे कोवेलेंट रेडियस का हो, दोनों की कंडीशन में, और वंडरवॉल रेडियस वैसे भी सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो ये पहले तरह का एक्सेप्शन जहाँ पर अपने को कोवेलेंट रेडियस और वंडरवॉल रेडियस में कंपेयर करना है। ठीक है, सेकंड तरह का एक्सेप्शन अब स्टार्ट होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। कहाँ पर, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। और डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो ये हो गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। ठीक है भाई, और स्टार्ट कितने नंबर से हो रहा है, तो स्टार्ट हो रहा है 21 से, और 21 से कहाँ पहुँच जाएगा, 30 तक। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है
क्या होना चाहिए कि जैसे जैसे अपन लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस हमारी क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। ये हम क्या कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो तो होता नहीं है ना। जैसे मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमारे जितने भी क्लास के स्टूडेंट हैं वो सारे वीडियो देखें, अपने को समझे, इसको एक्सप्लेन करें, लेकिन सारे के सारे तो प्रेजेंट होते नहीं है। तो रियलिटी में कुछ और है, जो हमने एक्सपेक्ट कर रखा है वो अलग है। तो रियलिटी में क्या होगा, तो रियलिटी में इस तरीके से ये ग्रुप चलेगा कि स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम तक एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। फिर क्या होता है, क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट तक क्या रहती है, एटॉमिक रेडियस जो है वो कांस्टेंट रहती है, लगभग सेम रहती है। और उसके बाद में क्या होती है, फिर से एटॉमिक रेडियस में इंक्रीमेंट आता है, बढ़ती है, ठीक है। ये रियलिटी है। बताओ, रियलिटी बिल्कुल सी अलग हो गई। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो हुआ नहीं, रियलिटी कुछ और हो गई, ठीक है। जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं रियलिटी कुछ और होती है। आप हमसे कुछ एक्सपेक्ट करोगे, हम रियलिटी कुछ और बताएंगे, ठीक है भाई। तो ये बात है। रीज़न की तरफ चलते हैं। तो रीज़न के लिए अगर मैं कहूँ कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो स्कैंडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए तो क्या कहेंगे अपन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। ये किसका लिखा मैंने, स्कैंडियम का। अगर मैं कहूँगा टाइटेनियम का तो 3d2, वेनेडियम का 3d3 3d4 3d5। बताओ 3d4 होता है क्या, तो हम कहते हैं क्रोमियम का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो s शेल से आ जाता है, और यह क्या हो जाएगा 3d5, फिर 3d5, फिर क्या लिखेंगे 3d6, फिर 3d7, फिर बताओ 3d8 है ना, फिर 3d10, फिर 3d10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मस्ट है, ये ध्यान रखना भाई। क्रोमियम में और कॉपर में दोनों CC से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ से यहाँ तक जब अपन मूव कर रहे हैं तो यहाँ में अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूँ तो ये मेरे 5 सब शेल है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये आ गया, सेकंड इलेक्ट्रॉन ये आ गया, और थर्ड इलेक्ट्रॉन ये आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज़ हो रही है। ये अपन जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उतना हो भी रहा है। वेरिएशन कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो वेरिएशन स्टार्ट हो रहा है हमारा और क्रोमियम से। अब क्रोमियम में क्या हो गया भाई, तो देखो क्रोमियम में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो गई। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ हो गए, अपन 3d6 में भी जाएं तो 3d6 का वापस से इलेक्ट्रॉन फिल करना पड़ेगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होने के कारण से इनके इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या स्टार्ट हो गया है, रिपल्शन स्टार्ट हो गया। तो अभी तो रिपल्शन फिर भी कम है, लेकिन जैसे ही अपन आगे जाएंगे तो 3d8 में इलेक्ट्रॉन भरोगे या 3d10 के इलेक्ट्रॉन भरोगे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन 3d7 का भरा है, 3d8 का भरा है, 10 का भरा है, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होंगे तो उस कंडीशन में इनके बीच में रिपल्शन भी बढ़ेगा। और रिपल्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन के बीच में जब रिपल्शन बढ़ता है तो जैसे मैंने ये न्यूक्लियस बनाया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा, दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो उस कंडीशन में इसकी साइज़ को क्या करेंगे, वो बढ़ाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए रिपल्शन नहीं है, और रिपल्शन नहीं है तो साइज़ भी कम हो गई। यहाँ से यहाँ तक में इलेक्ट्रॉन जो है वो लगभग सेम बने हुए हैं। बताओ 5 के 2 हो गए, 6 7, यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अभी बढ़ना स्टार्ट ही हुए हैं, तो लगभग कांस्टेंट हो गई। और उसके बाद में क्या हो गई, एटॉमिक रेडियस एकदम से इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो उनके बीच में रिपल्शन भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गई। याद रह जाएगी बात। अब लेकिन कुछ की कम हो रही है, कुछ की कांस्टेंट हो रही है, कुछ की बढ़ रही है, तो अब इनका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर याद रखने के लिए मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो लिख लो फटाफट से। ऑर्डर लिखना भाई, स्कैंडियम सबसे बड़ी साइज़, फिर टाइटेनियम, फिर आ गया जिंक, फिर आएगा वेनेडियम, और बीच में सब बराबर बराबर साइज़ के, ठीक है भाई। और उसके बाद में है कोबाल्ट, और उसके बाद में सबसे छोटी साइज़ होती है इसमें निकल की, ठीक है। याद रखना
स्कूटी, इन दोनों को मिला के स्कूटी बना दिया। स्कूटी में जिंक, स्कूटी में जिंक, वैसे ये सब बराबर हो गई। तो वेनेडियम के बाद वाले सब एक साथ लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्कूटी में जिंक, वैसे को ई नया लगा दिया, कोई नहीं, ठीक है भाई। तो ये याद रखना, स्कूटी में जिंक वैसे, जैसे कोई नहीं। जैसे मतलब जैसे मतलब ये सारे जो जितने बचे हुए हैं वो सारे एक जैसे होती है साइज़ उनकी, तो अपन ने जैसे में लिख लिया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 तो मैंने लिख लिए, और बाकी के 4 अपने को सेंटर में लिख, याद आ जाएगी बात। तो स्कैंडियम सबसे बड़ी साइज़, फिर टाइटेनियम की छोटी, फिर देखो जिंक आ गया सबसे लास्ट वाला, है ना। फिर वेनेडियम, वेनेडियम के बाद में सारे एक जैसे, और फिर बाद में कोबाल्ट और निकल, याद आ जाएगी बात। तो ये डी ब्लॉक का पहला एक्सेप्शन है, ठीक है। ऐसा ही डी ब्लॉक का एक सेकंड एक्सेप्शन चलता है, उसके अंदर अपने को स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, ये सब चीज़ें पढ़नी है, तो वो उसके डिस्कस में अपन ने नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे, ठीक है भाई। अभी तक के लिए इतना सा रख रहे हैं, एक्सेप्शन याद रखना, ताकि अपने को थोड़ी सी सुविधा रहेगी अपने को क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए, ठीक है भाई। तो ये एक्सेप्टेशन, एक्सेप्शन और एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं वो, और रियलिटी में क्या है वो, ये सारे अपने को याद में रखने हैं, ठीक है भाई। जय हिंद। इसके जो सेकंड पार्ट होगा उसमें अपने को और भी ज़्यादा, जैसे डी ब्लॉक का अभी अपन ने एक तो ये देख लिया, तो लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, अप टू डाउन करने पर भी वेरिएशन आता है, और उसमें भी अपने को कुछ एक्सेप्शन वगैरह याद रखने हैं, वो अपन नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। जय हिंद।